नमस्कार, मैं परशुराम कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने इस खास प्रोग्राम कॉमन एरर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो मैंने प्रश्न लिया है वो एसएससी एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया था। एक्चुअली इसमें पूछा गया है तो टोटल 20 प्रश्न, लेकिन अभी हम आपके लिए सिर्फ 10 ही प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है, इसलिए कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को मैं सोल्व करने का मैं प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले इन 10 प्रश्नों को आप बना लें, और बनाने के बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, और हम अगले कड़ी में इसके 10 प्रश्न को लेकर मैं फिर आऊँगा। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि आपने इसे बना भी लिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की ओर, और देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 कहता है कि all the members in the council began shouting at each other. All the members in the council के सभी मेंबर्स began shouting, चिल्लाने लगे at each other, एक दूसरे पर। देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है, गलत कहाँ पर किया है वो समझना है। अंग्रेजी का एक शब्द होता है, वो है पहला EACH, ईच अदर। ईच अदर का हिंदी, और एक दूसरा शब्द होता है वन अनदर, और दोनों का हिंदी होता है एक दूसरे से। लेकिन अंतर क्या है कि ईच अदर का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए होता है, और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है, 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। अब देखेंगे यहाँ ऑल द मेंबर्स है, यानी सभी सदस्य के बारे में बात कर रहा है, यानी 2 से ज़्यादा है। जब 2 से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर ईच अदर का जो प्रयोग किया है बिल्कुल गलत है। ईच अदर के स्थान पर यदि वन अनदर कर दिया जाए तो वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरह से देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 171 का जो आंसर शो होना चाहिए हमारे समझ से, वो होना चाहिए सी सेक्शन में। तो मैं समझता हूँ कि आपको हमारा ये प्रश्न 171 बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 172 की ओर। 172 क्या कहता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 172 भी ज़्यादा टफेस्ट वन नहीं है। कह रहा है कि नो सूनर डिड द फिशरमैन अब्दुल सी द बस प्लंज इनटू द रिवर दैट इमीडिएटली रोड हिज बोट टू द साइड एंड जंप्ड इन। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको बताया था, और इस तरह के प्रश्न जो है बार बार आ रहे हैं, है ना। तो मैंने सबसे पहला ट्रिक बताया था, याद रखिएगा कि नो सूनर, ठीक है, नो सूनर के बाद जब भी आता है तो दैन आता है। नो सूनर के बाद क्या आता है, दैन आता है। लेकिन परीक्षा में क्या करता है कि नो सूनर के बाद कभी कभी या तो आपको डैट लगा करके दे देगा, ये भी गलत है। कभी कभी देखिएगा तो नो सूनर के साथ भेन लगा कर दे देता है, ये भी गलत है। यदि नो सूनर के बाद दैन अगर लिखा हुआ रहता है तब समझेंगे कि वाक्य जो है बिल्कुल सही है। अब देखेंगे यहाँ लिखा है नो सूनर डिड द फिशरमैन अब्दुल सी द बस प्लंज इनटू द रिवर डैट, यहाँ पर गलती है। इस डैट के स्थान पर दैन का इस्तेमाल होगा, है ना। अब कहता है कि नो सूनर डिड द अब्दुल, है ना, द फिशरमैन अब्दुल, कहता है जैसे ही अब्दुल ने सी द बस प्लंज इनटू द रिवर, बस को नदी में डूबते हुए देखा, देन ही इमीडिएटली रोड हिज बोट, तो उसने क्या किया, शीघ्र ही अपनी नाव को चलाया टू द साइड, है ना, नाव को चला करके साइड की ओर गया, एंड जंप्ड इन, और उसने भी क्या कर दिया, छलांग लगा दिया। तो ध्यान देंगे, यहाँ रो का मतलब होता है नाव खेना होता है ना। साइड का मतलब तो आपको पता है पहले से, और प्लंज इनटू का मतलब होता है डूबना। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 172 आपको समझ में आ गया होगा, और 172 का जो आंसर होगा वो सी सेक्शन में होगा। क्यों सी होगा, क्योंकि यहाँ पर डैट का प्रयोग किया है, ये गलत है, क्योंकि नो सूनर के बाद जब भी आता है तो क्या आता है, दैन आता है। अगर दैन लिखा हुआ होता तो वाक्य बिल्कुल सही होता। तो 172 आप समझ गए होंगे। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 173 की ओर, और देखिए 173 क्या कहता है ना। 173 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। 173 बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं बार बार इसके बारे में बताता भी रहता हूँ। कहता है ए पेयर ऑफ शूज वेर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। कहता है कि यदि दो नाउन ऑफ से जुटा हुआ रहे, तो जो क्रिया होता है ना, ऑफ के पहले वाले के अनुसार होता है। यहाँ पर लिखा है ए पेयर, और यहाँ पर लिखा है बेयर, यही गलत है। ए पेयर है तो ए पेयर के लिए जो जिस वर्ब का इस्तेमाल होगा
वो वर्ब होगा यहाँ पे वॉज। हाँ, अगर 2 पेयर्स लिखा हुआ रहता तब तो पेयर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 पेयर्स नहीं है, ए पेयर की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो बाज ही होगा। तो समझिए 173 का जो आंसर होगा वो बी सेक्शन में है ना, बेयर के स्थान पर बाज होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 173 आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 174 की ओर। 174 क्या कहता है कि द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप, है ना, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल सेल ऑफ डायमंड्स, है ना, सरकार ने डिसीजन लिया है कि स्टॉप ऑल सेल ऑफ डायमंड्स, सारे डायमंड्स के सेल को, डायमंड के जो बिक्री है, जो विदेश में उसका जो बिक्री होता है ना, बिकॉज ऑफ द रिसेंटली पास, हाल ही में पारित रेजोल्यूशन के चलते इसको क्या कर रहा है कि इसने जो है गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि डायमंड जो है विदेश में नहीं भेजा जाए। तो चलिए इसमें समझना क्या है, इसमें गलती यहाँ पर किया है। देखिए समझिए, यहाँ पे याद रखिएगा ऑल के बाद 2 तरह का नाउन आता है। ऑल के बाद या तो प्लूरल नाउन आएगा या तो दूसरा अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो यहाँ पर देखिएगा सेल जो है काउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल तो है नहीं, इसलिए सेल का प्लूरल होता है। सेल का प्लूरल क्या होता है, SALES। तो यहाँ पर सेल के स्थान पर यदि सेल्स लिखा हुआ होता तो वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाता। तो इस तरह से देखा जाए तो 174 का जो आंसर है ना वो बी सेक्शन में है। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं बढ़ रहा हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 175 की ओर। क्वेश्चन नंबर 175 देखेंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये ज़्यादा टफेस्ट वन नहीं है। द एडवोकेट लीक द मैटर टू द मीडिया। एडवोकेट ने क्या किया कि इस मैटर को मीडिया में लीक कर दिया। एडवोकेट के बाद यहाँ V2 का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही है। द मैटर, एडवोकेट लीक द मैटर टू द मीडिया में। तो यहाँ इस सेंटेंस को यदि आप देखते हैं तो इसमें कहीं भी एरर नहीं है। 175 जो है बिल्कुल सही सेंटेंस है। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ। देखिए 176 क्या कहता है, बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। 176 कहता है कि आई वुड हैव रियलाइज्ड, इफ़ आई वुड हैव रियलाइज्ड। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले बताया आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इफ़ है यानी कंडीशनल सेंटेंस है, और इफ़ के बाद मैंने आपको बताया था कि यदि वाक्य में इफ़ लिखा हुआ रहता है तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, और वो 2-3 चीज़ें क्या है वो मैं आपको बता दूँ। पहला, इफ़ के बाद यदि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 रहेगा तो दूसरा सेंटेंस जो है सब्जेक्ट के बाद शैल विल प्लस, शैल या विल प्लस V1 से चालू होता है। और इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 रहता है तो दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस पास्ट मॉडल, कोई भी हो सकता है, पास्ट मॉडल यानी कैन नहीं, कुड होगा, कुड, वुड, शुड, माइट, ये सारे हो सकते हैं। और उसके बाद जो है V1 का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर इफ़ है, इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लिखा हुआ रहे तो जो दूसरा सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट प्लस पास्ट मॉडल, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा पास्ट मॉडल, पास्ट मॉडल के बाद हो जाएगा हैव, और उसके बाद लगता है V3। तो देखेंगे तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इफ़ लिखा हुआ है और इफ़ के बाद आई भी लिखा है, ये भी सही है, लेकिन इफ़ आई के बाद वुड हैव जो लिखा है बिल्कुल सही है, सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वुड हैव इधर लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था कि कंजक्शन के बाद ध्यान देना। तो कंजक्शन के बाद क्या होगा, इफ़ के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 होना चाहिए। यानी यहाँ पर लिखा हुआ था इफ़ आई हैड रियलाइज्ड, इफ़ आई हैड रियलाइज्ड, अगर ये लिखा हुआ था तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाता। तो इस तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 176, तो इसका आंसर जो है ए सेक्शन होगा। मैं बार बार इन सारी चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ कि देखिए SSC में देखा गया कि 1 साल नागा करके या 1 साल या 2 साल नागा करके इस कम से कम कंडीशनल सेंटेंस पर हर बार प्रश्न देता है। और कंडीशनल सेंटेंस के लिए नियम तो बहुत है, लेकिन ये 3 रूल जो मैं बार बार बता रहा हूँ, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू अंडरस्टैंड। तो मैं समझूंगा कि आप इसको कोशिश कीजिए, ट्राई टू रिमेंबर इट, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर यू विल स्कोर मोर एंड मोर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि बार बार दे रहा है, क्योंकि पिछला जो आया था उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए मैं देख रहा हूँ, तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा 176। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 177 की ओर। 177 क्या कहता है, आवर वेदास एंड उपनिषद आस्क्ड अस टू ट्रीट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। देखिएगा इसमें एक वर्ड आया है ट्रीट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, का मतलब होता है ईमानदारी के रास्ते पर चलना। अब देखिए कहता है कि आवर वेदास एंड उपनिषद आस्क्ड अस, याद रखेंगे
नरेशन की वाक है। नरेशन की वाक ये बताता है कि यदि वाक यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वाक क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा जो है प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनिट का कोई प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर आस्क्ड का जो प्रयोग किया है बिल्कुल गलत है। यहाँ आस्क्ड के स्थान पर आस्क्स रहता तो ज़्यादा अच्छा होता, और आस्क से तो ज़्यादा अच्छा ये भी होता अगर इसके स्थान पर टीचर्स का प्रयोग हुआ रहता तो ये और ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन चलिए टीचर्स लिखा नहीं है तो आस्क से ही आपको काम चलाना होगा, तो यहाँ आस्क्ड के स्थान पर क्या होगा, आस्क्स होगा। तो 177 का जो राइट आंसर है वो आपका किस में है, वो है बी सेक्शन में। तो मेरे समझ से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ रहे हैं 178 की ओर। 178 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। 178 बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कहता है द स्टैंडर्ड पैसेंजर्स, स्टैंडर्ड का मतलब होता है फंसा हुआ, पैसेंजर्स का मतलब यात्री। तो देखिएगा स्टैंडर्ड पैसेंजर्स ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ ये हैव बीन का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। हैव बीन के बाद आने वाली क्रिया में V4 का प्रयोग होता है, ये भी सही है। और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है ना, तो कहता है द स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैव बीन डिमांडिंग ए ह्यूज कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब मुआवजा होता है फ्रॉम द एयरलाइन कंपनी। तो ये एयरलाइन कंपनी से जो फंसे हुए पैसेंजर हैं क्या कर रहे हैं, एक बड़ा मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसमें कहीं भी कोई एरर वगैरह नहीं है। 178 का जो आंसर है वो डी होगा, इसमें कहीं भी गलती नहीं किया गया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 178 समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 179 की ओर। 179 कहता है कि यू कैन स्पेयर मी 10 मिनट्स ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम इजंट इट। यू कैन स्पेयर मी, स्पेयर का मतलब होता है देना। यू कैन स्पेयर मी, क्या आप मुझे दे सकते हैं 10 मिनट ऑफ योर वैल्यू, क्या आप अपने मूल्यवान समय में से 10 मिनट मुझे दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए कितना बड़ा खेला किया है, यहाँ पर लिखा है इजंट इट, क्वेश्चन टैग का प्रयोग। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहला ध्यान देना है कि क्वेश्चन टैग में पहला ध्यान देना कि क्वेश्चन टैग का जो देखिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इधर होता है, ये स्टेटमेंट का सब्जेक्ट इधर है। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जब भी होता है तो प्रोनाउन होता है। तो देखिएगा और जो प्रोनाउन शुरू में लिखा हुआ रहेगा, नाउन तो कभी होता ही नहीं है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ यू लिखा हुआ है और यहाँ पर इट लिखा है, ये बिल्कुल गलत है ना। यहाँ तो इट होगा नहीं, इट के स्थान पर ये होगा। लेकिन दूसरा चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ देखिए कैन लिखा हुआ है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो कैन को यदि निगेटिव करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा कांट, और ये जो सब्जेक्ट है ये लास्ट में चला जाएगा कांट यू। अगर ये लिखा हुआ होता तो वाक्य बिल्कुल सही होता। तो मेरे समझ से क्वेश्चन नंबर 179 का जो आंसर है वो सी सेक्शन में है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 आज का जो आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 180। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 180, कहता है दिस इज़ द वेरी इजी क्वेश्चंस। और मैंने इस तरह का प्रश्न का भी जिक्र मैं बार बार मैंने किया है पिछले, अगर आप एक्सरसाइज देखेंगे तो इस तरह का प्रश्न पीछे वाले एक्सरसाइज में भी आया है। कहता है डेनियल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस दैट हैज़ एवर लिव्ड। देखिए गलती क्या किया है, याद रखिएगा। कहता है याद रखिए यदि वाक्य में नाउन या प्रोनाउन हो, नाउन या प्रोनाउन हो, उसके बाद हु हो या भीच हो या डैट लिखा हुआ हो, ठीक है, और इसके बाद यदि आपको वर्ब लिखना है तो ये जो वर्ब होगा ना, ये हु भीज डैट के पहले आने वाले नाउन के अनुसार होता है। और दूसरा चीज़ ध्यान देंगे, हु भीज डैट के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन को अंग्रेजी में एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। यदि आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। कहता है तो डेनियल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस, जजेस के बाद देखिए यहाँ इसने डैट लिखा है। अब डैट के बाद क्या किया है कि हैज़ लिखा है, यही गलती है, हैज़ नहीं होगा। हैज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि डैट के पहले जो है जजेस है, तो जजेस के अनुसार यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल होगा, और जजेस प्लूरल नाउन है इसलिए इसके साथ जब भी लगेगा तो क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 180 का आंसर अगर देखते हैं तो किस में हो जाएगा, इसी सेक्शन में इसका आंसर होगा। और तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आप इसे देख रहे होंगे, आपको देख करके समझने में मज़ा भी आ रहा होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यदि आप हमें हमारा ये पेज फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।